Hello commandos, welcome to Biomentors classes online. So today it's a lecture from the chapter electromagnetic induction और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द टॉपिक RLDC सर्किट्स। ठीक है, सो इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं बेसिकली यदि आपसे RLDC सर्किट का बेसिक यदि रिकॉलिंग करवाऊं तो इसमें दो चीजें आती हैं मेनली। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, तो आपको ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, लेकिन ग्रोथ ऑफ करंट आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये फॉर्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए। और इसमें आई नॉट जो है मैक्सिमम करंट, या फिर मैं इसे कह सकता हूं स्टेडी स्टेट करंट, यस और नो, जिसकी वैल्यू आपके पास में E बाई आर आएगी। और एक और चीज जो है आपका टाउ, जिसे हमने लिखा है टाइम कांस्टेंट, और ये आपका आएगा L बाई आर। ठीक है, इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए मिनिमम। देखो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर सर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर और ये जो आपने इंडक्टर करवाए हैं एट टाइम टी के वो नहीं है तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? रीजन है भाई, आप यदि मैं पूछूं आपसे वी आर तो आप सीधा सीधा यदि आई इंटू आर लगा के कर सकते हो। अरे यस और नो, आई ये रहा तो ये सीधा सीधा वी आर कितना आ जाएगा, ई आएगा यहां पे और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ बन जाएगा। मैं वीएल पूछूं आपसे तो आप एल डी आई बाई डी टी करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो, यस और नो। तो यहां पे वीएल जो आएगा वो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ में आ जाएगा। एनर्जी की बात करो तो वो कुछ भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि भैया आपको पहले ये बेसिक वाला जो फॉर्मूला है ग्रोथ ऑफ करंट ये एक याद होना चाहिए, और दूसरा आपको जो याद होना चाहिए वो है आपका डिके ऑफ करंट, और ये कितना आएगा आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बाकी सारी चीजें एज इट इज आई नॉट और टाउ सेम रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेसिक आता है। अब जो बच्चा स्पेसिफिकली 12th बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ रहा है तो उसके लिए चीजें हो सकती है कि थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लगे, बट इसमें आपको आगे चल के एक टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल्स के बाद में एसी जनरेटर। ठीक है, तो वो आपके काम का रहने वाला है 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो। अदरवाइज देखो पूछने को तो ये भी पूछे जा सकते हैं, यस और नो। सवाल पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट मतलब आपको होना चाहिए आई नॉट, और ये क्या होता है ई अपॉन आर। लेकिन अब देखो इस सवाल के हिसाब से देखो, अब यदि इस सवाल में देखो तो स्टेडी स्टेट पर ये जो डायग्राम बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ये आपकी बैटरी ई, ये आपका रजिस्टर आर, यहां पर ये आपका जो इंडक्टर लगा है ये आपका एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, यस और नो, ये आपका आर। तो भैया यहां पर आई नॉट कितना आएगा फिर ई बाई 2R। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। मैं अभी एक्चुअल सवालों में एंट्री नहीं किया हूं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये मैं आपको वो बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ भाई एकदम बेसिक लेवल का सवाल यदि नीट के एग्जाम में आता है तो वो तो हमसे सॉल्व हो ही जाएगा। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा भाई, यहां पर ई की वैल्यू देगा या रेजिस्टेंस की वैल्यूज देगा, एग्जामिनर यही तो करेगा। अब मैं आपको यदि सवाल करवाऊं कैसे कि आर बराबर यहां पे 10-10 ओम लिखवा दूं, ई की वैल्यू दे दूं, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो क्या आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते कि 1 एम्पियर आएगा करके? कर सकते हैं। लेकिन मैंने बिना डेटा का सवाल क्यों लिया है, ताकि आपके साथ में जो समस्या है कि वेरिएशन की सर बुकलेट में अलग पढ़ा दिया यहां अलग पढ़ा दिया, तो क्या होता है टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि एग्जैक्टली वही पॉइंट वही डेटा लेकर के सवाल कराते समय फिर आपको ऐसी, मेरे को ऐसी फीलिंग आएगी मैं बुकलेट हाथ में लेके खड़ा रहूं एक हाथ में और फिर मैं उसको देख देख के पढ़ाऊं, तभी ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम पढ़ाया जा सके। एंड आप लोग मेरा नेचर जानते हो हमेशा से कैसा, कि जहां पॉसिबिलिटी बनती है कि कौन सा पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता सकता हूं और क्या एक्स्ट्रा यहां पर सोचा जा सकता है,
तो हो सकता है वो चीजें आपको कभी एक्स्ट्रा में देखने को मिले, तो भाई उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बुकलेट में काफी जगह दे रखी है, वहां पे थोड़ा सा नोट डाउन करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए नहीं ना। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। देखो अब देखो ये सवाल एक और दिया है। अब इस सवाल में क्या हो जाएगा, वही देखो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। बस देखो वेरिएशन क्या हो रहा है, यहां पर ये ऐसा सर्किट दिया, अब मैंने इस सर्किट को थोड़ा सा यहां पर चेंज किया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये जब सर्किट को मैं बनाऊंगा स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, तो ये आपकी बैटरी एज इट इज आएगी ई, ये आपका रजिस्टर एज इट इज आएगा, और यहां तो कोई रजिस्टेंस है ही नहीं, ये वायर यहां तक एज इट इज आएगी, ये वाला रजिस्टेंस एज इट इज आएगा आपका। ये स्विच क्लोज कर चुके हो तभी आपका स्टेडी स्टेट बनेगा। फिर आप आए इस जगह पर एक और रजिस्टेंस आएगा आर, और यहां पर ये आपने इसको क्लोज कर दिया तभी ये स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन बनेगी। अब मुझे यहां पर देख के बताओ, यदि आप देखोगे तो इसमें ये आर और आर ये क्या आएंगे, पैरेलल। इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R/2 बनेगा। तो आपके पास में जो आई नॉट की वैल्यू आएगी E/R/2, तो 2E/R आएगा। कितना आएगा, 2E/R, 2E/R। यस और नो, यस और नो। अब क्या मैं यदि बुकलेट को देखूंगा तो हो सकता है मैंने इसमें एक और डायग्राम बनाया हो। कैसे, कि भैया इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, ये इधर से एक रजिस्टर इधर आ गया और ये एक और रजिस्टेंस इधर आ गया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये ई है। अब ये तो कॉमन सेंस है ना, कि डिट्टो वर्ड टू वर्ड तो मुझे देखनी पड़ेगी फिर बुकलेट को हर समय, कि वहां पर 3 डायग्राम बनाए तो यहां पर भी 3 ही बनने चाहिए। डू यू वांट लाइक दिस, नो ना। कोई चाहता है कि सर ऐसा ही कराएं, नहीं कोई नहीं चाहता, मैं जानता हूं। हां कुछ लोग रहते हैं जिनको थोड़ा सा अलग चाहिए होता है, कि नहीं सर वहां यदि आपने ऐसे लिखा है तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है बेटा, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है जिसको मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट ओके, सही है ना, यस। अब इसके बाद एक और बना लूंगा आर और आर पैरेलल में, तो R/2 लगा दूंगा, फिर मैं करंट कैलकुलेट करूंगा। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या 4 बार सर्किट बना के देखोगे, नहीं ना। 10 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व हो सकता है, तो उसे क्यों जबरदस्ती 2-2 3-3 मिनट तक खींचना। यस, अगला सवाल देखो। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा और अलग आ गया। अब बताओ कितना आंसर आएगा इस बार। तो देखो भाई, ये जब आप बनाने जाओगे स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, तो ये तो आपकी बैटरी ई, ये वाला रेजिस्टेंस आर, ये वाला रेजिस्टेंस भी आर, ये आपका स्विच हो गया क्लोज, ठीक है, आर और आर। अब यहां पर ये एक प्लेन वायर जैसा बिहेव करेगा क्या, इंडक्टर वाला। अब यहां से यदि आप देखोगे तो देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है 0, इसका आर, तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं। तो भैया 0 पैरेलल आर मतलब 0 इंटू आर अपॉन आर प्लस 0, आंसर क्या आएगा 0। मतलब अगले स्टेप में मैं चाहूं तो भैया इस सर्किट को बनाऊंगा कुछ ऐसे, ये आर और ये प्लेन वायर हो जाएगी, ये आर आ गया, ये ई हो गया। तो आप कहोगे इसमें से जो करंट आएगा आई नॉट वो कितना आएगा E/R। यस और नो, ऐसा ही होगा क्या। लेकिन एक बच्चा जो इंटेलिजेंट इनफ है, जिसके पास में थोड़ा सा कॉमन सेंस है, वो क्या बोलेगा, सर जी ये इंडक्टर ने प्लेन वायर जैसा बिहेव कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ये वाला रेजिस्टेंस रिडंडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिडंडेंट, क्योंकि पूरा करंट जो है वो इधर से फ्लो होगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। तो सीधा सीधा मैं E/R यहां पर लिख सकता हूं। ये कॉमन सेंस कुछ बच्चों में होगा, कुछ में नहीं होगा। यस और नो, सही बात है। आगे देखो, ये करंट डिवीजन पर बेस्ड है। क्या है, फाइंड द करंट थ्रू R, L एंड 12 फॉर द फॉलोइंग सर्किट इन स्टेडी स्टेट। तो जब ये स्टेडी स्टेट में है तो स्टेडी स्टेट में ये डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, तो यार ये डायग्राम देखो, ये इधर से गया,
ये भी दोनों प्लेन वायर हो गई, ये इधर में आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस आएगा, ये आपकी बैटरी यहां पर आएगी ई और आर। यस, जिसे मैं यदि आगे भी बना भी दूं तो भैया देखो ये एज इट इज इतना ही रहने वाला है। क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? तो आप बोलोगे आई बराबर आ जाएगा ई बाई आर। लेकिन आपसे एक सवाल और पूछा गया, पता क्या? L1 और L2 में से, सॉरी L और 2L में से भी आपको क्या बताना है? करंट। तो ये स्टेडी स्टेट में ये करंट आएगा तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि देखो यहां से आया आई करंट, यस और नो? कितना करंट आया? आई करंट। चलो मैं रेजिस्टेंस के साथ में बना देता हूं, इसको मैं L और 2L, नीचे 2L है, ये आ गया आपका 2L वाला, ये आ गया आपकी बैटरी वाला, ये है E, ये है R, और यहां पर एक और इंडक्टर लगा के ये L है और ये 2L है। ठीक है, तो ये जो I करंट आ रहा है एक्चुअली में ये I बराबर E बाई R होगा कंसीडरिंग द इंडक्टर। तो भैया ये I1 और ये I2 माना जाएगा, तो I थ्रू L बोलो कितना आएगा? या I1 लिख दूं तो मैंने I1 ही लिखा है, तो I1 कितना आएगा भाई? 12 अपॉन L प्लस 2L इंटू I मतलब E बाई R। यस और नो? और नहीं चाहते हैं तो आप एक थोड़ी देर के लिए I लिख दीजिए, तो ये आएगा 12 अपॉन 3L इंटू E बाई R। बोलो कितना आंसर आएगा I1 का? L से L कटेगा तो ये आएगा 2E अपॉन 3R। और I2 का आंसर कितना आएगा भाई? I2 इस ब्रांच का करंट है तो इसमें कितना आएगा? L अपॉन L प्लस 2L इंटू I, दैट इज L अपॉन 3L इंटू E अपॉन R, दैट इज E अपॉन 3R। यस और नो? क्या सही बात है? देख लो भाई, इससे ज्यादा और कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है कि होगा। अब हो सकता है कई लोगों के मन में आए, सर एक बात बताओ, यदि आपका सर्किट ऐसा बन गया है तो फिर हम इसे क्यों दोबारा कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि इस सवाल में उन्होंने पूछा है कि भैया बताओ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंडक्टर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इंडक्टर का भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है, भूलना मत इस बात को। इसलिए हमने उसको इस तरीके से यहां पर किया है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो बनेगा वो इंडक्टेंस के ही प्रोपोर्शनैलिटी में यहां पर निकल के आता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए तो ये दिमाग लगाना है, नहीं पूछा जाएगा तो स्टेडी स्टेट में तो भैया आपकी ये प्लेन वायर बन ही रही है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलने वाला है। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो, अब डेटा वाला सवाल आ रहा है, अब बताओ इसको। फाइंड करंट्स I, I1 एंड I2। पहला, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। बी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच। तो भैया इस सर्किट को मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, और पहला केस है हमारे पास में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। अच्छा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? एट टी बराबर 0। और टी बराबर 0 पर क्या होता है? तो आप जानते हैं एट टी बराबर 0 पर एल जो है या इंडक्टर जो है वो क्या करता है? इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब ये जो सर्किट है ये कैसे बनेगा? देखो यहां पर है आपकी 20 वोल्ट की बैटरी एज इट इज। यस, देखो मैच करो। फिर ये स्विच यहां पर क्लोज हो चुका है, ये यहां पर आगे बढ़े, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये आपने 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ कर लिया।
बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ो। फिर यहां पर 5 हेनरी वाला जो इंडक्टर है, मतलब ये आपका एक ओपन स्विच हो जाएगा। फिर ये 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है, वो आपका एज इट इज यहां पर आ जाएगा। तो ये आपने 12 ओम भी लगा दिया। क्या t बराबर 0 पर मेरा सर्किट ऐसा बनेगा? ऐसा एक सवाल एग्जामिनर ऑलरेडी पूछ चुका है ना? तो यहां से करंट निकला है, I इस ब्रांच में है I1 और इस ब्रांच में है I2, ऐसा उसने डायग्राम में दिया है ना? तो अब इस डायग्राम को यदि आप देखोगे तो मुझे बताओ मैं क्या आंसर दूंगा? मैं आंसर दूंगा भैया जी I2 का आंसर आएगा 0। यस और नो? और I और I1, तो आप कहोगे सर जी I बराबर आएगा I1। अब देखो ये बातें उन्हीं को समझ में आ रही होंगी जिनको करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर आता है। यस, और ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 20/4, दैट इज 5 एंपियर। बोलो सही बात है? 20/4 दैट इज 5 एंपियर। सही है क्या? देख लो भाई, पहला सवाल, एक सवाल के अंदर में कितने थे? 3 सवाल। अब ये हो सकता है मैच दी कॉलम में वो डाल दें इस सवाल को। देखो सवाल तो यही रहने वाले, कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं, बस इसको अब मैं मैच दी कॉलम में डलवा सकता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे पास में यहां पे ऑलरेडी कितने 3 सवालों के आंसर आ चुके हैं। I का, I1 का, I2 का, 3 तो आ चुके हैं। दूसरा जो इसमें सवाल दिया है इन्होंने, वो क्या दिया है बेटा? आफ्टर लॉन्ग टाइम, बराबर है ना? आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या है? एट टी बराबर इंफिनिटी। अच्छा, एट टी बराबर इंफिनिटी इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर ऑफर्स व्हाट? 0 रेजिस्टेंस। यस और नो? क्या ये पॉइंट याद है आप लोगों को? और यदि ऐसा है तो ये जो सर्किट बनेगा इसमें ये तो ठहरी 20 वोल्ट की बैटरी, यहां का स्विच क्लोज किया, यहां पर एक रेजिस्टेंस था वो आपने लगा दिया, 4 ओम का था ना? हाँ, 4 ओम का ये था। यहां से आगे आया, ये वाला जो है वो क्लोज हो गया, और यहां पर एक 12 ओम का रेजिस्टेंस और मेरे पास में है। सही लगाया ना? देख लो भाई एक बार, 4 ओम, 12 ओम और 20 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया ये है I, ये है I1 और ये है तुम्हारा I2। एक और बात समझना, एग्जामिनर चालाकी कर सकता है, I2 की डायरेक्शन उल्टी दे दे तो माइनस में आंसर लगाना है। नहीं समझे? मतलब यदि उसने बोला होता कि भैया ये है I1, ये है I2 और ये है I, तो I का तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव ही रहता, लेकिन I1 और I2 नेगेटिव हो जाते, क्योंकि एक्चुअल में देखिए I1 और I2 इधर से आएंगे। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी जरूरी हैं कि नहीं है? ओके, तो अब यहां से देखो, अब मैं यहां से क्या करूंगा? यहां से 4 और 12 पैरेलल, 4 पैरेलल टू 12, तो ये आएगा 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 12, दैट इज 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16। जब कैंसिलेशन करोगे तो 4 चौका 16 और ये 4 से काटोगे आगे, 4 3 जा 12, तो भैया 4 ओम पैरेलल टू 12 ओम का आंसर कितना आ रहा है? 3 ओम। सही बात है? सही बात है? मतलब वास्तविकता में ये जो सर्किट है अभी आपके पास में, ये तो यहां पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ओम और ये कितना? 20 वोल्ट। तो यहां पर जो I फ्लो होगा, I, उसका आंसर कितना आएगा बेटा? तो I बराबर आएगा 20/3 एंपियर। तो ये एक और अलग सा डेटा आ गया क्या हमारे पास में? आ तो गया। अब I1 और I2 निकालने हैं, तो I1 बराबर कितना आएगा? देखो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो एक काम करो, देखो ये मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम को, कितना टाइम लगना है।
अब जाहिर सी बात है मैं समझा रहा हूं इसलिए बना रहा हूं, ये 20 वोल्ट है। तो भैया जी आपका यहां से जो करंट निकला है वो I बराबर 20/3 एम्पियर निकला है। और आपको चर्चा करनी है, ये है I1 और ये है I2। तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है कि नहीं आता है भाई? पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है या नहीं आता है? आता है। तो भैया I1 बराबर कितना लिखा जाएगा? 12/4 प्लस का 12 इंटू 20/3। यस। सो I1 का आंसर आएगा 12/16 इंटू 20/3। थोड़ा सा कैंसलेशन करते हैं हम। तो भैया 3 से ये कटेगा 4 बार, फिर इस 4 से काटोगे ये 4 बार, और फिर इस 4 से काटोगे ये 5 बार। तो I1 अभी आपका 5 एम्पियर आ रहा है। सही है क्या? सही तो है। I2 कितना लिखूंगा मैं? I2, तो जब मैं I2 लिखूंगा तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस लिखूंगा यहां पर 4, ये आएगा 4 + 12 और ये आएगा 20/3। तो इट इंप्लाइज I2 जो आ रहा है वो आ रहा है 4/16 इंटू 20/3। देखो 4 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, इस 4 से इसे काटोगे 5 बार कटेगा। तो इट इंप्लाइज I2 का आंसर आ गया 5/3 एम्पियर। ठीक है। तो देखो कितने ऑप्शन, 6 ऑप्शन बना दिए हमने। तो क्या मैच दी कॉलम में इसमें से किन्हीं चारों को पूछ के मैं एक मैच दी कॉलम का शानदार सवाल बना सकता हूं या नहीं बना सकता? खुद सोचना इस बात पे, खुद सोच के देखना, बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। चलो अगले सवाल पे आते हैं। देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है या कुछ अलग है? सवाल देखो, मैंने सवाल क्या पूछा है। देखो अब ये जो सवाल है, ये अब ऐसे आपका सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है कि भैया उसने बोला फाइंड करंट फ्लोन थ्रू बैटरी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच। तो 2 ऑप्शन देगा वो, मतलब एक ही ऑप्शन, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 0,2, बी में दे दिया 2,4, ऐसे टाइप में कुछ ऑप्शंस वो देगा। चलो तो हमको पहले क्या पूछा है, बताओ क्या पूछा है? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो यहां स्विच लग रहा है, इसको आपको करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद में देखो एक इंडक्टर यहां है और एक इंडक्टर यहां है। यस और नो? तो भैया पहला जो है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, तो क्या होगा बताओ? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, तो ये जो आपका डायग्राम बनेगा उसमें देखो ये बैटरी आपने लगा दी 18 वोल्ट की, मैं एग्री करता हूं। फिर देखो ये वाला ओपन हो जाएगा, ये 9 ओम। तो देखो ये वाला यहां पर ओपन और ये वाला है 9 ओम, 9 ओम। फिर आगे क्या हो रहा है, इस ब्रांच में एक सिंगल रेजिस्टेंस है, तो भैया मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया, ये भी कितने का है? 9 ओम का है। फिर पहले रेजिस्टेंस और यहां पर ये है, तो भैया देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस है और फिर नीचे इंडक्टर है जो कि ओपन स्विच जैसा बिहेव करेगा। क्या बोलते हो, सही बात है? अब इसमें इसका जब मैं इक्विवेलेंट बनाने जाऊंगा तो देखो ये बैटरी हो गई 18 वोल्ट की, और ये वाला एक रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम का। यस और नो? सही बात है। बस तो आपसे करंट पूछा है, तो करंट कितना आएगा? 18/9, दैट इज 2 एम्पियर। कितना आसान सवाल है, बोलो है या नहीं? है या नहीं? कई लोग बोल रहे होंगे सर है, कई लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। दूसरा सवाल और बोला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच। तो भैया आप लॉन्ग टाइम में बनाओ आफ्टर द क्लोजिंग स्विच, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम।
तो लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगा, देखो ये आपकी बैटरी अपनी जगह 18 वोल्ट एज इट इज, यहां जो ओपन स्विच बना था ये अभी आपका प्लेन वायर क्लोज हो जाएगी और ये वाला रेजिस्टेंस 9 ओम एज इट इज आएगा। क्या एग्री करते हो? फिर दूसरी ब्रांच में देखो ये 9 ओम का एज इट इज आएगा, सारे 9 ओम के ही होंगे यहां पर, और फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस 9 ओम का और ये वाली वायर यहां पर क्लोज हो जाएगी 9 ओम की। सही है ना? देख लो, जो यहां पर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच में ओपन था वही आफ्टर लॉन्ग टाइम में बड़ा हो जाएगा। क्या ये टॉपिक अभी तक आपको कोई डिफिकल्ट लगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? हो सकता है कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जब मैं वो डेरिवेशन कर रहा था तब आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा हो, अब देखो नहीं है। ओके, तो अब यहां पर देखो 9 9 9 है पैरेलल, तो भैया ये आपके पास में कैसा बनेगा, 9 पैरेलल टू 9 पैरेलल टू 9, कितना आएगा भाई, 9 पैरेलल टू 9 पैरेलल टू 9, मतलब ये आएगा 3 ओम। तो जो करंट आएगा जो इस बैटरी में से 18 वोल्ट की बैटरी में से कितना आएगा, 18/3, दैट इज 6 एम्पियर। अच्छा, यदि मैं इंडिविजुअल ब्रांच का पूछूं तो सब में इक्वल करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर का। ठीक है, यस और नो? आसानी से कर दिया मैंने सवाल को। क्या कोई डिफिकल्टी महसूस हुई? आपको ऐसा फील हुआ हो कि सर बड़ा डिफिकल्ट है? हुआ क्या? नहीं ना? ओके, नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस सवाल को देखो और मुझे बताओ क्या है यहां पर सवाल और कैसे इसे डील किया जा सकता है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम and inductance 0.5 Henry is switched to DC 200 वोल्ट सप्लाई। तो डीसी से ही कनेक्शन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। ओके, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट पूछा है, मतलब di/dt आपसे पूछा गया है 4 बार। एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, एट स्टेडी स्टेट, और चौथा सवाल है कि भैया स्टेडी स्टेट करंट भी आप निकाल ही दो जब इतना सब निकाल रहे हो तो। अब di/dt का फॉर्मूला याद है क्या आपको? सर याद तो नहीं है। याद करो, E माइनस IR माइनस L di/dt आपने लिखा था, तो di/dt का फॉर्मूला जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, E माइनस IR अपॉन L, यही आ रहा था ना? अरे यही आ रहा था। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है आपको याद हो। अरे हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, ये आप तभी लगा सकते हो जब आपको E पता हो। पता तो है सर, आपको R पता हो, पता है, L पता हो, पता है, और ये वाला I भी पता होना जरूरी है, लेकिन ये I उसने सवाल में नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब मैं क्या करूं? अब ये इंक्रीज ऑफ करंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंक्रीज, मतलब क्या हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट की? बिल्कुल। तो भैया ग्रोथ ऑफ करंट में हम जानते हैं कि I बराबर होगा I0 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं I बराबर I0 माइनस I0 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बिल्कुल। क्या इसे यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिलेगा, जो आएगा 0 माइनस I0, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इनटू
-1/टाउ। सही है क्या? बात तो सही लग रही है। चलो, इट इंप्लाइज di/dt जो बन रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा I0/टाउ e⁻⁻t/टाउ। तो सर जी ये आ चुका है आपके पास में रिजल्ट, लेकिन मैं इस रिजल्ट को और सिंपल कर सकता हूं। कैसे? कि भैया देखो, I0 बराबर आएगा E/R एंड टाउ बराबर आएगा L/R। सही है? बस। तो देयरफॉर di/dt जो आएगा, I0 की जगह आपने लिख दिया E/R, टाउ की जगह लिख दिया L/R, ई की जगह लिख दिया -R/L इंटू टी, या अभी के लिए रहने देते हैं इसको T/टाउ, R से R कैंसल, तो भैया जी di/dt आ रहा है E/L। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? नहीं। और e⁻⁻t/टाउ, तो भैया जी ये वाला रिजल्ट भी आपको फिर याद करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल सी बात ये है कि एग्जाम में तुरंत कर लें। देखो, मैं एक बात पे विश्वास रखता हूं कि हमेशा खरगोश के शिकार के लिए भी जंगल में निकलो तो सामान अपने साथ शेर के शिकार का लेके चलो, और शेर के शिकार तक की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि जंगल में जाने के बाद आप नहीं जानते हैं आपके सामने खरगोश आएगा, हिरण आएगा, या शेर ही आ जाए। ठीक है? क्या बोलते हो? बस। चलो, तो di/dt का फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। अब जो डेटा गिवन है उसको और एक बार मैं लिख लेता हूं। हमारे पास में R दिया है 20 ओम, है ना? 20 दिया है ना? हाँ। L है 0.5 और ये है 200। L है 0.5 हेनरी और E बराबर है 200। और अब आपके पास में di/dt का रिजल्ट आ चुका है E/L e⁻⁻t/टाउ। अब देखो, यहां पर आपसे पूछा है पहला सवाल, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच। तो पहला सवाल di/dt एट t बराबर 0, तो भैया आप लिख दो। तो di/dt बराबर E कितना है? 200, ये कितना है? 0.5 इंटू e⁻⁻0, मतलब e की पावर तो क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी, तो ये आएगा 1। तो भैया di/dt का आंसर, पॉइंट हटाएंगे 0, 400, तो ये आएगा 400 एम्पियर पर सेकेंड। कितना आंसर आ रहा है? 400 एम्पियर पर सेकेंड। ये आया है पहले सवाल का आंसर। बी नंबर का सवाल आपसे क्या पूछा गया है? di/dt एट वन टाइम कांस्टेंट, मतलब एट t बराबर टाउ। तो भैया आप लिखो di/dt बराबर E कितना है? 200, ये कितना है? 0.5 इंटू E की पावर, T की जगह आपने रखा टाउ और ये है टाउ, टाउ टाउ कैंसल, तो di/dt जो आपका आएगा, तो ये आएगा 400 इंटू E की पावर -1। तो भैया जी आपके पास में आंसर आ रहा है 400/E एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है? यस और नो। दूसरा सवाल भी हमने कर लिया। अच्छा, तीसरा सवाल क्या कहता है इसमें? एट स्टेडी स्टेट मतलब क्या है? तीसरा सवाल है di/dt एट स्टेडी स्टेट,
और स्टेडी स्टेट का मतलब है एट टी बराबर इंफिनिटी। तो भैया di/dt है आपके पास में e/l e⁻⁻t/टाउ। तो t की जगह क्या रखना है, इंफिनिटी। तो di/dt आएगा e/l और इंटू e⁻⁻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 अब ये कॉमन सेंस था, स्टेडी स्टेट आ गई है, मतलब अब आपका करंट चेंज हो ही नहीं रहा, कॉमन सेंस था, यस और नो। कॉमन सेंस था कि नहीं था? कितने लोगों ने कॉमन सेंस से निकाल लिया था कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है तो करंट तो इंक्रीज होगा ही नहीं, करंट कांस्टेंट हो चुका है। कितने लोगों ने ये सोच लिया था, बताओ ईमानदारी से बताना कि हां कि सर आपने 35वें मिनट पे 34वें मिनट पे जो भी आ रहा होगा उस समय आपने पूछा था कि कितने लोगों ने इंक्रीज ऑफ करंट को सॉल्व बिना किए सीधा निकाल लिया था कि आंसर 0 आएगा सी सवाल में। ऑप्शन नंबर डी, चौथा सवाल क्या है ये, फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट। तो भैया आपको स्टेडी स्टेट करंट चाहिए, तो स्टेडी स्टेट करंट का मतलब आपको चाहिए आई नॉट और वो आएगा E/R, और E तो है 200 और R कितना था यार आपका, R 20 ओम। तो आई नॉट आ गया 10 एम्पियर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें 4 सवाल दिए ना, यही दिया है ना, एक आई नॉट का आंसर है, एक इसका आंसर है, एक इसका आंसर है और एक इसका आंसर है, तो क्या मैं इसे मैच दी कॉलम में नहीं डाल सकता 4 सवालों को? तो एग्जामिनर मैच दी कॉलम के थ्रू आपसे क्या चाहता है पता है, वो चाहता है कि मैं कम समय में आपसे ज्यादा सवाल कैसे सॉल्व करवा लूं। सोचो क्या ये मैच दी कॉलम के लिए सवाल बनाया जा सकता है, यस और नो? बस इतना दीजिए हमें आंसर ताकि हमें मिल जाए संतुष्टि, यस और नो। कई लोग कह रहे होंगे सर कहां की संतुष्टि की बात कर रहे हैं, इतने डिफिकल्ट सवाल करवा रहे हैं। यकीन मानिए क्या ये सवाल डिफिकल्ट है? कितने लोगों को लग रहा है कि ये सर बहुत डिफिकल्ट लेवल के सवाल हमको दे रहे हैं? कई लोगों को लग रहा होगा कि सर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करवाओ, भाई नहीं पूछा है क्या करूं मैं। बट क्या मैं इसके चक्कर में ये छोड़ दूं कि ये टॉपिक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता? टॉपिक तो एग्जिस्ट करता है, नहीं पूछा भविष्य भूतकाल में कभी भी, तो भविष्य का कोई गारंटी ले सकते हो क्या? कभी भी पूछ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नया टॉपिक मैंने ऐसे आपको बता रहा हूं, है ये। और इसको दूसरे एंगल से भी समझो कि भैया रजिस्टर है सिलेबस में, इंडक्टर है सिलेबस में, तो वो दोनों के साथ में लिंक करके मिक्स करके भी तो सवाल पूछ सकते हैं। फिर से देखो एक और सवाल आ गया। अब देखो ये प्यारा सवाल है, अ सोलेनॉइड हैविंग इंडक्टेंस 4 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। तो देखो ये सोलेनॉइड का ही है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, मतलब हमेशा रेजिस्टेंस होता ही है, रेजिस्टेंस उसका होता ही है, यस और नो। इज कनेक्टेड टू अ 4 वोल्ट बैटरी एट t बराबर 0। मतलब आपने t बराबर 0 पर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। यदि मैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, एल दिया है 4 हेनरी और ईएमएफ दिया है 4 वोल्ट, और t बराबर 0 पर आपने उसको कनेक्ट कर दिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, पहला सवाल है यहां पर टाइम कांस्टेंट। क्या पूछा गया है? टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाउ, टाउ नहीं है टाउ। कितना होता है? L/R। L है आपके पास में 4 और R है 10, तो क्या ये आएगा 0.4 हेनरी, बस। सॉरी 0.4 हेनरी नहीं, 0.4 सेकेंड। मैं भी जल्दबाजी में क्या गलती कर रहा हूं, यस और नो। अब दूसरा सवाल पढ़िए।
द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीचेज 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट। मतलब वो बोल रहा है आपको वो टाइम बताना है कब, जब I बराबर हो 0.63 टाइम्स ऑफ I नॉट। आपको नहीं लग रहा है क्या कि भैया ये आपसे जो बोल रहा है ये कंडीशन क्या होती है, टाउ ही होती है। मतलब ये टाइम जो है, ये टाइम कितना आता है, टाउ के बराबर ही आता है, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। एक बात याद रखना, क्या गंगाधर ही शक्तिमान है? सर ये गंगाधर कौन है? डोंट यू नो द गंगाधर? गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। हमारे बचपन में एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे हर रविवार को दोपहर को 12 बजे, और उसका नाम था शक्तिमान। शक्तिमैन, यू कैन से लाइक दैट। जैसे सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन, आयरन मैन, और कौन कौन से मैन है, ऐसे ही है शक्तिमैन, आर्यमैन एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं सुपर हीरोज। आप लोगों को मार्वल कॉमिक्स के तो सारे याद होंगे, है ना? कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, अलग अलग ही सेम है, अलग अलग है ना? खैर, अब देखो ये तो बच्चों वाला सवाल था। देखो ये क्या है ना, समय पे यदि ट्यूब जल गई, समय पे यदि ट्यूब जल गई, अब इस सवाल में देखो मैं एक और चीज पूछ सकता हूं, पता है आपको क्या? बताऊं कि नहीं बताऊं? मेरे को अब डर लगने लगा है आप लोगों से, पता है क्या? क्या डर लगने लगा होगा बताओ, चलो क्या डर क्या किस बात से मैं डर रहा हूं? एक चीज यहां बोर्ड पे एक्स्ट्रा पढ़ाई, वैसे ही वो डे नोट्स में आई, उधर बुकलेट में वो होगी नहीं, और इधर में बच्चे हल्ला कर देंगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो बुकलेट से मैच ही नहीं कर रहा। इसलिए कई बार है ना मैं सोच जाता हूं, लेकिन फिर कई बार मैं बोलता हूं जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने कर्तव्य से क्यों चूकूं। देखो क्या होता है ना, जब भी पढ़ा रहे होते हैं ना, कई बार ऐसी चीजें मन में आ जाती हैं, अपन एक्स्ट्रा पढ़ाई जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, वही है और कुछ नहीं है। लो भैया, इस सवाल में एक और चीज मैं पूछ सकता हूं, एक सोलेनॉइड है जिसका 4 हेनरी रेजिस्टेंट 10 ओम है और उसको 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था, और मैं इसको बोलूं द स्विच इज ओपन एट, मतलब देखो यहां पे लिख सकता है स्विच को ओपन किया जाए t बराबर 0 पर, तो फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीचेज 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि अब मैं डीके ऑफ करंट में पहुंच चुका हूं। देखो एक और बात मैं बताता हूं, यदि एग्जामिनर सवाल पूछने में इंटरेस्ट यहां से लेगा भी ना, तो वो ग्रोथ ऑफ करंट में लेगा रादर देन डीके ऑफ करंट। इतना कॉन्फिडेंस हाँ है। अब अगला सवाल देखो, तीसरे और चौथे सवाल को एक साथ पढ़ो। तीसरा सवाल है द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी एट दिस इंस्टेंट एंड द पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग एट दिस इंस्टेंट। ये क्या है सवाल? ये क्या सवाल है? क्या ये दोनों का आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? पहले तो सवाल ये है, पहला सवाल तो मेरा ये है, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी एंड द पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या आएगी और पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग क्या आएगी? तो समझो बेटा, जब मैं कहता हूं पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो भैया पी ऑफ बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी जो आती है वो हमेशा E इंटू आई आती है। हाँ, या फिर उसे आप ई स्क्वायर बाई आर, वो वगैरह बात की बात है, लेकिन उसमें ई का होना जरूरी है। और पावर डेसिपेटेड, स्पेलिंग खुद चेक कर लेना भाई, हो सकता है गलती लिखी हो, इन हीटिंग, तो भैया देखो हीटिंग जो होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस में होती है, तो पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग जो आती है वो हमेशा आई स्क्वायर बाई आर आती है। ठीक है, ये वो छोटे से डिफरेंस हैं
तो क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। सर ई को भी तो हम आई इंटू आर लिख दो। नहीं ना बेटा, नहीं, समझो जरा। अब उसने इन दोनों में क्या लिखा है? एट दिस इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट मतलब कौन सा वाला स्टैंड? ये वाले इंस्टेंट के लिए वो चर्चा कर रहा है। द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द करंट, मतलब वो जो टाइम जो आपने निकाला है ना, उस टाइम के लिए वो करंट की बात कर रहा है। इसलिए अपनी बुद्धि पर जोर देना। तो भैया तीसरा सवाल, पावर, तो ये आएगी E इंटू आई, लेकिन जो I होगा वो आएगा 0.63 टाइम्स आई नॉट, तो ये आएगा E, वैल्यू पुट करो, E कितना आएगा? E कितना दिया? 4 वोल्ट। तो आपने लिखा सर जी 4 वोल्ट, ये आएगा 0.63, और आई नॉट क्या आएगा? E बाई आर। E कितना है? 4/10, तो ये आएगा 4/10। यस और नो? यस और नो? तो देखो भाई, तो P बराबर आएगा 4 चौका 16 अपॉन 10, मतलब 1.6 इंटू 0.63 कर लेना। मैं इसको 64 मान लू, इसको 16 मान लू, 64, 128, 256, 512, 1024, मतलब इसका जो आंसर आएगा लगभग लगभग 1 वैट आएगा। सर ये कौन सी कैलकुलेशन थी? दिमाग दौड़ाओ, और क्या है? यस और नो? और जो चौथा सवाल है, पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग, तो भैया P का आंसर ये है आपका I स्क्वायर इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा 0.63 का, ओहो, I नॉट का स्क्वायर इंटू आर। तो भैया अब पहले तो 64 का स्क्वायर करो सर, इतना कहां कर पाएंगे हम। देखो ये क्या बनेगा? 0.63 इंटू 0.63, आई नॉट की जगह क्या आएगा? E अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। सही है? सो भैया जी P बराबर आएगा 0.63, 0.63, एक आर से एक आर कैंसल, E कितना था? 4, तो 4 इंटू 4 अपॉन आर कितना है? 10। तो भैया देखो 4 चौका 16 करने पर और 16 इंटू 0.63 करने पर इतना आया था 1। तो भैया तो ये जो आंसर आएगा P का वो कितना आएगा? 0.64 वैट। क्या बात है सर, शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको यहां पर डील कर लिया है। अरे बोलो भाई, कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब ये बेसिक अंतर यदि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के नहीं आता है तो बताओ इसमें मैं क्या करूंगा? सर करना क्या है? आप उठक बैठक लगाओ, तो गलती तो आपकी है। क्या बोलते हो? सही बात है ना? अभी और एक दो बढ़िया सवाल पहले करवाता हूं। इतने खाली पेज पता है क्यों छूट रहे हैं? मुझे लगा कुछ मैं एक्स्ट्रा लिखूं, कहीं कंजूसी करूं ना करूं। पढ़ो, कितने सवाल हैं इसमें? 7। कितने सवाल करवा रहा हूं? 7। देखो हो सकता है आप में से कई लोग मुझसे नाराज हो रहे हो कि सर एक भी एमसीक्यू नहीं करवाया जिसमें 4 ऑप्शन लगे हों। पता है एमसीक्यू से आपको एक आसानी होती है एग्जाम में कि आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर का आइडिया पहले से लग रहा होता है। यहां पे मैं आपको करवा रहा हूं तो इससे क्या है ना कि इससे आप सोचने की आपकी शक्ति शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए। सवाल में लिखा अ सोलेनॉइड हैविंग इंडक्टेंस 1 हेनरी रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ 8 वोल्ट बैटरी एट T बराबर 0। मतलब आपको जो डेटा दे रखा है E बराबर कितना दिया है? पहले 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 1 ओम, नहीं 2 ओम, L बराबर कितना दिया है? 1 हेनरी। ये कैपिटल H कर लेना भाई, गलती हो जाती है टाइपिंग में। 1 हेनरी, इतना ही डेटा है और यही हमारे काम का भी होता है। अब हम सवाल पढ़ो। फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, मतलब ये आपको चाहता है आप di/dt बताओ एट T बराबर 0।
सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए पूछा क्या है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक रेट किसकी, करंट वृद्धि की। मतलब पहला सवाल जो वो आपसे पूछ रहा है वो क्या है, di/dt एट टी बराबर 0। तो भैया di/dt का एक फॉर्मूला तो होता है E-IR/L और di/dt का दूसरा फॉर्मूला आप सीख चुके हो E/L e⁻t/τ। कौन से निकालूं, आपको t बराबर 0 रखना है तो t बराबर 0 आप इसमें रख सकते हो चाहे इसमें रखो, इसमें तो रख नहीं पाओगे पर कॉमन सेंस है t बराबर 0 पर i बराबर 0 तो E/L ही रहने वाला है। तो di/dt आप किसी से भी निकालो आंसर तो E/L ही आएगा और E कितना है 8 और L कितना है 1 तो ये आंसर आएगा 8 एम्पियर पर सेकेंड। और इस प्रकार से आपने पहला सवाल डील कर लिया है और अब हम दूसरे सवाल की तरफ मूव ऑन करेंगे। यस और नो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट at a time when the current in the circuit is 1 ampere, di/dt when I बराबर है 1 एम्पियर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। अब तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सर जी अब लगाना पड़ेगा di/dt बराबर E-IR/L। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू दे रखी है। इट इंप्लाइज di/dt कितना आएगा E 8 - 1 और R कितना है 2 अपॉन ये कितना है 1 तो ये आएगा 6 एम्पियर पर सेकेंड। देखो मैं 7 सवाल एक सवाल के अंदर में दिया हूं, एग्जाम में थोड़ी 7 सवाल देगा भाई। आप कोई जे एडवांस के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ के अंदर के सवाल आएंगे, नहीं ना। बट इन सवालों से आपको एक लिंकिंग बनती है कि एग्जामिनर इस सवाल में और क्या सोच सकता है। जो एग्जामिनर की सोच जहां तक जा सकती है मैं वहां तक जाने की कोशिश यहां पर करता हूं। ये भी हमने कर दिया। फिर उसने बोला करंट एट टी बराबर 0.5 सेकेंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस सवाल को पढ़ना जरूर कि भैया टी बराबर 0 पर बैटरी से कनेक्ट हुआ, मतलब ये सवाल ग्रोथ ऑफ करंट के लिए ही चल रहा है। तो तीसरा सवाल जो है आपकी आंखों के सामने जो आ रहा है वो उसने पूछा है करंट एट टी बराबर 0.5 सेकेंड। वो तो आप तब निकाल सकते हो जब आपको इक्वेशन पता हो कि I बराबर होता I0 1 - e⁻t/τ। अब यहां पर आपको पहले टाउ निकालना होगा और वो आएगा L/R और L और R कितने भाई, L 1 है और R 2 है। ये आएगा 1/2 मतलब ये आएगा 0.5। तो देयरफॉर और एक और चीज निकालनी पड़ेगी, I0 बराबर आएगा E/R और E कितना था 8 और 2 8/2 मतलब ये आएगा 4 एम्पियर। ठीक है। सो भैया जी देयरफॉर I बराबर I0 है आपके पास में 4 × 1 - e⁻, टी कितना है 0.5 और टाउ भी कितना है 0.5 कट के कितना आएगा 1। तो भैया जी I बराबर आएगा 4 × 1 - e⁻−1। अब इसे आप चाहो तो आगे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए, मैं यहीं पे छोड़े दिए जा रहा हूं। कितना आएगा ये से 1/e रखेंगे E-1/e। यही तो आना है। अगला कितने सवाल कर दिए मैंने 3। चौथा सवाल इसके अंदर का, रेट एट विच एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग व्हेन करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। अब फंस गई गाड़ी। अब गाड़ी क्यों फंस गई, क्योंकि अब एनर्जी में हम क्या करें, रेट at which energy of magnetic field is increasing when current in the circuit is 1 ampere। मतलब जो उसने चौथा सवाल पूछा है वो पूछा है उसने du/dt when I बराबर कितना दिया 1 एम्पियर कि 2 एम्पियर 1 एम्पियर।
लो, अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट आप और क्या सोच सकते हो? तो सर जी पहले तो आप सोचो U कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। यदि आप इसे देखोगे तो भैया du बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, हाफ एल, और इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं आई स्क्वायर का। तो भैया ये फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, तो जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए बेटा। देखो ये तो हाफ एल एज इट इज होगा, इसमें क्या करते हैं, देखो ये टी है, ये क्या है टी, ये क्या है आई। तो पहले तो आई का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कितना आएगा आई स्क्वायर का, जैसे ये एक्स स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन आप 2x लिखते ना, तो बस वही लिखना है 2i, और इनटू में आपको बस di बाई डी टी लिख देना है, यही तरीका होता है, बस खत्म, समझे? अब इसको जब मैं सॉल्व कर लेता हूं तो आपको du बाई डी टी जो मिलेगा, 2 से 2 कटने पर l इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और है, डी आई बाई डी टी कहां है? डी आई बाई डी टी कब चाहिए? जब करंट 1 एम्पियर है। तो आप देखो डी यू बाई डी टी बराबर एल आई डी आई बाई डी टी। अब पहले डी आई बाई डी टी पता होना चाहिए, तो डी आई बाई डी टी एट आई बराबर 1 कितना आ रहा है, 6 एम्पियर पर सेकंड था कि 8 था, निकाला हुआ है 6 या 8 कुछ, तो दोनों में से आंसर है। t बराबर 0 पर 8 है, 1 पे 6 है, तो 6 है, सही लिखा है मैंने, लिख दो भैया कितना आंसर आएगा। L 2 की 1, एक तो याद नहीं होते, 1 I कितना 1 और ये कितना 6, सो भैया डी यू बाई डी टी का आंसर क्या आएगा 6, यूनिट क्या आएगी जूल पर सेकेंड या 6 वैट। कितने सवाल डन, 3 या 4? देखो चौथा सवाल भी कर लिया हमने, चौथा भी डन। पांचवा क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर व्हेन द करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। अब क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब वो क्या पूछ रहा है, पावर डेसिपेटेड। क्या पूछ रहा है इसका मतलब, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। पांचवा सवाल, जो वो सोच सकता है, मैंने सारी चीजें सोच ली हैं। अरे हीट नहीं भैया, रेट ऑफ हीट एट आई बराबर 1। तो भैया मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ हीट मतलब हीटिंग पावर, ये आएगी आई स्क्वायर आर। तो आई तो आपको दिया है 1 और आर कितना था, आर 1 था कि 2 था, 2, तो आंसर विल बी 2 जूल पर सेकेंड या 2 वैट। कितना आसान है सर, आपको लग रहा है आसान? अच्छा कोई ऐसा है जिसने, मैं अभी 5वें सवाल पे पहुंचा, उससे पहले उसने सातों की सातों निपटा दिए और वो बस इंतजार कर रहा है कि मेरा आंसर सही आ रहा है हर जगह कि नहीं आ रहा है? देखो भाई हो सकता है ना यार, ऐसा थोड़ी कि हर कोई मेरे ही सॉल्व करवाने का इंतजार कर रहा होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने कर लिए होंगे भाई पहले ही। छठवां सवाल, रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी व्हेन द करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। अब याद आ गया, देखो ये हीट और एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी का सवाल है यहां पर। ये कितना आएगा, रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाई, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई मतलब पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी एट आई बराबर 1 एम्पियर। क्या लिखूंगा मैं, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, यस और नो, तो ये आएगी E इंटू आई। अब बोलो E तो आपको पता है ना कितना है, ईएमएफ ऑफ बैटरी 8 वोल्ट, 8 इंटू 1
8 इंटू 1, तो आंसर या तो 8 जूल पर सेकेंड या 8 वैट, जो भी आप लिखना चाहो। यस और नो? 6 सवाल डन। देखो बेटा 6 सवाल डन। 5वें और 6वें में आंसर अलग अलग आए क्या? आए। 8 और कितना आया था भाई 5वें और 6वें का आंसर? 5वां और 6वां एक ही जगह किया है। देखो 2 जूल पर सेकेंड और 8 जूल पर सेकेंड, तो हो सकता है ना आप गलती कराओ, क्योंकि देखो दोनों जगह आई बराबर 1 लेके मैंने इसलिए इसको जस्टिफाई करवाया है। दोनों जगह आई की वैल्यू 1 ही है, लेकिन देखो आंसर अलग अलग आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? ये चीजें समझना जरूरी है। अब लास्ट सवाल है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। 7वां सवाल है क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। तो भैया बताओ मैं क्या लिखूंगा? तो ये आएगा U बराबर हाफ L और I नॉट स्क्वायर, सही है ना? दैट इज U बराबर हाफ L और इसकी जगह आ जाएगा E बाई आर का स्क्वायर। चलो भैया वैल्यू पुट करो और काम खत्म करो। U हाफ L E और R के आंसर चाहिए बेटा। L L L L L1 है, R 2 है। L1 है, R है आपका 2 और E था आपका 8। आज 416 का आधा, मतलब आंसर आ गया 8 जूल। कितना आंसर आ गया? 8 जूल। मैंने 7 सवाल करवाए इसमें, 7। अब इसमें से वो किसी भी सवाल को डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे, यदि वो चाहे आपसे पूछना तो, और ना चाहे तो फिर तो भैया कोई इलाज थोड़ी ना है कि नहीं पूछ सकते करके। नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसको पूछा जा सकता है। यस और नो पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं ना। नाउ अब हम एक सवाल और कर लेते हैं, आप कर लेते हैं एक सवाल और, है ना? एक सवाल और कर लेते हैं, है कि नहीं पहले देख तो लूं कि वैसे ही कर लेते हैं। है, होना चाहिए। इतने सारे पेजेस बीच में खाली हैं ही हैं, लेकिन ठीक है, ये रहा। गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या दिया है सर? भयंकर सा सवाल दिख रहा है ये तो। द स्विच एस इज क्लोज एट टाइम टी बराबर 0, फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अरे सर ये कैसा सवाल दे दिया? हाँ, उसने क्या बोला है? करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब सवाल का लेवल मैंने बढ़ा दिया। देखो सारे कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिक्स कर करके लग रहे हैं यहां पे। अब देखो यदि आपके पास में ये रजिस्टर होता, ये इंडक्टर होता, ये आपके पास में बैटरी होती, यहां पर स्विच होता, जिसे आप t बराबर 0 पर t बराबर 0 पर यदि आप इसे क्लोज कर रहे होते, तो I बराबर आप लिख रहे होते I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। यस और नो? या इसे I नॉट को आप लिख रहे होते E बाई आर और ये 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। यस और नो? यही लिख रहे होते ना? अरे लिख रहे होते कि नहीं लिख रहे होते? अब पर यहां पे क्या गड़बड़ी हो रही है? यहां पे हो ये रहा है कि भैया सर इसमें दो दो बैटरी, उनमें न्यूमेरिकल डेटा भी दे रखा है, एल दे नहीं रखा है, तो ये सब क्या है? तो अब आपको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वो ये है कि मैं यहां से ई नेट, देखो इस 3 ओम को मानो कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, 6 ओम को मानो कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो भैया मैं ई नेट निकाल सकता हूं E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस का 1 बाई R2। यस और नो? क्या मैं ये निकाल सकता हूं? कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद था? बस तो काम खत्म। E1 कितना है? 6/3। E2 कितना है? 12/6। ये कितना है? 1 बाई R1 मतलब 1/3 प्लस 1/6। इसे करना है सॉल्व। सॉल्व कीजिए और फटाफट बताइए आंसर कितना आ रहा है ई नेट का।
इट एम्प्लाइज ई नेट का आंसर आएगा 6×2, 6×2 = 1/3 + 1/6, तो एलसीएम आपने लिया 6, 2×3 = 6, 2 और ये आएगा 1, 3/2, 2 और 2 4, 3/2, 4×2 8 वोल्ट। सही है क्या? देख लो भाई। और ये 3 और ये 6 पैरेलल, तो 3 पैरेलल टू 6 से कितना आएगा? 3 × 6/3 + 6, तो 6×18/9, तो ये आएगा 2। मतलब इस पूरे सर्किट को, अब यहां पर एक और चीज देखना बेटा, क्या जिनको याद है, देखो ये बड़ा डंडा इधर है, ये माइनस छोटा इधर है, ये प्लस इधर है, ये माइनस इधर है। मतलब मेरा जो सर्किट अगला बनने वाला है ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये है 8 वोल्ट और ये है 2 ओम। यहां ध्यान रखना कि एक भी बैटरी की डायरेक्शन में प्लस या माइनस में उल्टी सुल्टी कर दूं ना, तो यहां पे सब आंसर बिगड़ जाएंगे। यस और नो? हाँ, ये याद होना चाहिए। तो अब जो सर्किट बना है वो इसमें यहां तक तो ऐसे आ गया, फिर यहां पर आपका है स्विच जिसे आप क्लोज करने वाले हो, और ये है आपका इंडक्टर। यस और नो? अब आपने इसे क्लोज करना है एट t = 0। यस, तो भैया I बराबर आएगा I0 1 - e⁻t/τ। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। क्या चाहिए? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए बस। तो अब आपको इसे कहां पे चाहिए? फाइंड अ करंट थ्रू द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यार एल का वैल्यू नहीं दे रखा है इसमें ना, एल की वैल्यू देनी चाहिए, नहीं टाउ हटेगा नहीं। टाउ को कैसे हटाऊं? आर कितना आ रहा है, टाउ कितना ले लूं मैं? ये 2 आ रहा है। एक काम करो, सुनो, मान लो कि इस सवाल में ये एल बराबर 2 हेनरी दिया है ना? अच्छा, मैंने ये 2 ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने लास्ट में देखा कि आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ रहा है, इसलिए मैंने उसको ले लिया कि भैया देखो ये है आपका एल बराबर, ये है 2 हेनरी। अब जब इतना सब मुझे पता है तो देखो टाउ बराबर आएगा L/R, तो L है 2, ये है 2, तो ये आ गया 1 सेकेंड। और I0 कितना आएगा? E/R, E है 8, ये है 2, तो ये आएगा 4 एंपियर। तो therefore I बराबर कितना आएगा? 4 ब्रैकेट 1 - e⁻t/1। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो गया, और कुछ भी नहीं है। तो 4 1 - e⁻t, ये आपके पास में बन चुकी है करंट की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सवाल बहुत अच्छा लेवल का था, लेकिन एक बात होता है, जिसको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए सवाल में क्या था? हलवा। हलवा पूरी खाएंगे, है ना, मामा के घर जाएंगे, और फिर क्या होगा? एंजॉय करेंगे, और क्या होगा? यस और नो? ओके, चलो बेसिकली अब हम यहां से आगे इस चैप्टर के अंदर का लास्ट पॉइंट, वो कौन है? एसी जनरेटर, उसको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर तो भैया ये एक डिवाइस है which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पर मैं और कुछ चीजें यदि बोलना चाहूं तो देखो, यहां पर ये जो एसी है इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है? इसके लिए हमको एक चैप्टर पढ़ना है पूरा। अब आप देख ही रहे हो, लास्ट लेक्चर चल रहा है, इसके बाद में ईएमआई चैप्टर समाप्त हो जाएगा, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंड ऑलरेडी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है।
इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है निकोला टेस्ला जी। उन्होंने एसी को प्रेफरेंस दिया। पहले डीसी ही चला करती थी, लेकिन एसी को प्रेफरेंस दिलवाने का श्रेय निकोला टेस्ला को जाता है। अब यहां पर जो ये पॉइंट चल रहा है कि भैया एक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये किस पॉइंट पर बेस है, कैसे, क्या इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भैया देखो, हमें एक बेसिक आइडिया पता है इस चैप्टर के शुरुआत से ही कि जब कभी भी किसी कॉइल में से या किसी कंडक्टर में से पास होने वाला जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये हमें पता था। अरे पता था कि नहीं पता था? हाँ। अब मैं यदि फ्लक्स को चेंज करने की बात करूं तो भैया फ्लक्स है आपके पास में बी ए कॉस थीटा। यस, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं या एरिया को चेंज करूं या ओरिएंटेशन को चेंज करूं तो भैया आपके पास में फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। और इस फ्लक्स के चेंज होने से मैं E बराबर डी फाई बाई डी टी की बात यहां पर कर पा रहा हूं। यस और नो? बोलो, कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? तो आप में से कई लोग कहेंगे यस, कर पा रहा हूं। तो बस मुझे इसी तरह सोचना है। अब एक पॉइंट और जो आप पहले से जानते हो कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यस और नो? बस तो वही चीज आपकी यहां पर वापस से घूम के रिपीट टेलीकास्ट में आ रही है। और ये कुछ ऐसा डायग्राम आपको कहां पर मिलेगा? एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम हमने लिया है। डायग्राम क्या कह रहा है? देखो, कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं ओरली बता रहा हूं, वो आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई देखो, बहुत सारे बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि नीट तो हम दे लेंगे, पहले हम बोर्ड ही संभाल लें अपना। है यहां पर आपके पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई गई है जिसे मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा गया है। मतलब ये पूरा पोल नॉर्थ पोल है, ये पूरा पोल साउथ पोल है। दिख रहा है क्या? ये पूरा नॉर्थ पोल है, ये पूरा साउथ पोल है। अब इसके अंदर में एक कॉइल है, इस कॉइल को यहां पर घुमाया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। इससे क्या होता है? इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो लगातार क्या होता है? चेंज होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप यहां पर यदि देख पा रहे हैं तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? डायरेक्शन है ना? अब ये कॉइल जब घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो इसमें से पास हो रही हैं, वो लगातार क्या होंगी? चेंज होंगी। ओके। अब ये जो कॉइल मैंने यहां पर बनाई है, इस कॉइल का एक और नाम है बेटा, इसे आर्मेचर भी कहा जाता है। ठीक है? ये एक एक्सटर्नली सर्किट से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। ये ब्रश कार्बन के बने होते हैं, ब्लैक कलर के आपने देखे होंगे, शायद किसी ने कभी मोटर वगैरह खोली हो तो उसमें उन्होंने देखे होंगे, वही ब्रश रहते हैं, कोई अलग नहीं रहता है, कोई अलग से नई चीज यहां पर नहीं आती है। नाउ ये जो कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो है हमारे पास में n। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं तो यहां पर यदि इस कॉइल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में घुमाता हूं तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। अब चूंकि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके सिरों पे क्या होगा? एक ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो जो ईएमएफ है, वो ईएमएफ भी लगातार चेंज होते रहता है। सर ये आप कैसे कह सकते हो? बस इसी चीज को समझना है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस कॉइल को घुमाया कैसे जाए। एक सवाल जो मेरे पास में आता है वो आता है, हाउ टू रोटेट दिस कॉइल। तो भैया इस कॉइल को घुमाने के लिए हम यहां पर मैकेनिकल एनर्जी का सहारा लेते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? तो इसके हमारे पास में दो तीन तरीके हैं कि भैया आप क्या करो, इसको एक एक्सेल के थ्रू यहां पर कनेक्ट किया गया है। अब यहां पर
एक आप डैम से हाई हाइट से पानी को गिराओ, तो पानी के गिरने से क्या होगा, यहां पर ये ब्लेड्स जैसा अरेंजमेंट कनेक्ट होता है, डायनेमो वगैरह आपने नाम सुने होंगे, वही पूरी कहानी है। लेकिन हमें इतना डीप में भी नहीं जाना है, बेसिक दिया गया है एनसीईआरटी में, तो हमें बेसिक समझना है और हमें न्यूमेरिकल बनना चाहिए, मेन बात तो वही है। या फिर हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कोयले की जो एनर्जी है उससे पानी गर्म होता है, उससे पानी की भाप बनती है, वो जो स्टीम है वो इसे घुमाने का काम करती है। या फिर हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूल है, मतलब हाइड्रो एनर्जी से या कोल वाली से या न्यूक्लियर फ्यूल से, मतलब इन एनर्जीज को हम मैकेनिकल एनर्जी में लेके आते हैं और बाद में मेनली हमारा टारगेट वही है कि यहां पर एग्जैक्टली इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब इसको यदि मुझे समझना है तो आपको कुछ ऐसे समझना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास में प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे को दो ही हाथ हैं सर, हमें भी, तो जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का इधर में साउथ पोल है, मैं ऐसा मान लेता हूं। और यहां पर ये जो है ये कॉइल है, ये आपको क्या दिख रही है, एक कॉइल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यदि कॉइल की पोजीशन अभी ऐसे है, कॉइल की पोजीशन अभी ऐसे है, तो इस समय मैं मान लेता हूं ये सिचुएशन है t बराबर 0 की, तो आप पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। और यदि दोनों सेम है तो इस समय फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। E बराबर बी फाइव बाई डी टी एंड फाइव बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। अब इस कॉइल को मैं घुमाता हूं, तो जैसे ही ये कॉइल घूमेगी मेरे पास में, तो ये कॉइल घूमी ऐसे, तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं इसे और आगे घुमाता हूं तो ये पोजीशन ऐसे बन गई। अब देखो कॉइल 180 डिग्री से रोटेट हो चुकी है, तो अब इसका एरिया वेक्टर, जैसे मैंने इसको इस साइड से ही एरिया वेक्टर लिया, देखो पहले मैंने ऐसे रखी थी बुक, तो जो मेरा एरिया वेक्टर है मैंने मान लिया ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, दिस इज द माय एरिया वेक्टर जो कि रोटेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रोटेट। मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही है, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो अब आप देखिए जैसे ही मैं इसे रोटेट करता हूं तो देखो मेरा एरिया वेक्टर घूमा, अरे घूमा या नहीं घूमा, बिल्कुल। फिर मैंने इसको घुमाया तो देखो ये घूमा, फिर मैं इसको और घुमाऊंगा तो ये घूमा, फिर मैं और घुमाऊंगा तो ये घूमा। तो मेरा एरिया वेक्टर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से रोटेट हो रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड से अपने एंगल को क्या कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है, जिसके कारण यहां पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हमने बोला यहां पर कि भैया अ रेक्टेंगुलर कॉइल of area A is rotated in uniform magnetic field B with angular velocity omega बाई सम मीन्स, किसी तरह से। अब ये तरीका कौन सा है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तरीका कौन सा है। मैंने बोला कि एट टी बराबर 0 पर, जब समय आपका क्या है, 0 है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है, 0 है। मतलब थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो फ्लक्स बराबर आ गया बी इंटू ए। लेकिन जब ये घूमेगी तो कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैं इसे घुमा रहा हूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मतलब आप देखेंगे कि जैसे मान लो ये एक पूरा चक्कर लग गया, तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां से टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला हां सर जी, ठीक है।
तो ये घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो मैंने बोला कि एज द कॉइल रोटेट्स, जैसे जैसे कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, थीटा चेंजेस, यस और नो। थीटा क्या है? ये है आपका एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, वो चेंज होगा। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा क्या फ्लक्स चेंज होगा? तो आपने बोला हां, फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस। तो भैया वी नो, हम जानते हैं लेंज लॉ के अनुसार E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। लेकिन यदि मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स बराबर आएगा बी ए कॉस थीटा। तो यहां से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे पास में E बराबर आएगा माइनस एन डी बाई डी टी और बी ए कॉस थीटा। मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो मैं जानता हूं ओमेगा बराबर आएगा थीटा अपॉन, ओमेगा बराबर क्या आएगा? थीटा अपॉन टी इज द टाइम। तो जितना थीटा उतना टी, कितने समय में मैं कितना घूम रहा हूं उससे मुझे ओमेगा मिल सकता है। तो क्या मैं थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूं? और लिख सकता हूं तो इसलिए मेरे पास ई बराबर आएगा माइनस का एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस, और थीटा की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा टी। अब देखो ये फंक्शन बन गया टाइम का। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अरे होगी क्या? क्या कोई परेशानी मुझे यहां पर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बस तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए। E बराबर माइनस एन बी ए और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन करने पर ये कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो इट एम्प्लाइज ई बराबर ये आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आपने हमको जो ईएमएफ की इक्वेशन मिली है, क्या ये ईएमएफ की इक्वेशन भी टाइम के साथ में चेंज हो रही है? यस और नो। तो आपने बोला हां। ये कैसे? तो भैया देखो ये साइनोसॉइडली चेंज हो रही है। आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है लगातार, क्योंकि देखो आपने देखा, क्या देखा कि भैया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, लेकिन ये जो कॉइल है ये शुरुआत में ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर इधर में है। अब आप देखिए ये कॉइल जब घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे 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 घूमेगा लगातार। यस और नो? तो आपने बोला हां सर जी एरिया वेक्टर घूमा। तो वो कितने से घूमा? तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा ले रखी है, तो बस ओमेगा ले रखी है, तो मैंने उसको पुट किया, सॉल्व किया, यहां पर मेरे पास में ये डेटा निकल के आ चुका है। अब यहां पर एक बात, ये जो इक्वेशन है इसमें हम देखते हैं कि हमने माना एन बी ए, एक काम करते हैं इसको अभी नहीं मानते, थोड़ी देर के बाद में मान लेता हूं कि वी नो -1 साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है। तो इट एम्प्लाइज ये जो साइन ओमेगा टी है इसकी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू मुझे 1 मिल सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ सकती है E बराबर एन बी ए ओमेगा, इसे मैं मान लेता हूं E नॉट। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी,
और ये वो इक्वेशन है जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की पहली इक्वेशन है, जहां से अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होगा। तो अब आपके पास में यहां पे जो सवाल आने वाले हैं वो बड़े ही आराम से आप डील कर सकते हो, ऐसे ही यहां पर सवाल रहने वाले हैं। मैक्सिमम वैल्यू को जो मैंने माना है, इसी पर सवाल आपका मैक्सिमम टाइम पर बनता है। ये जो ई नॉट है इसी पर आपका मैक्सिमम सवाल बनता है। अच्छा, ओमेगा को मैं 2πf भी लिख सकता हूं, तो वो अलग अलग चीजें, फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इसके बेसिस पर आपके पास में पूछी जा सकती हैं, इसे ध्यान रखें। ए एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जो मॉडर्न डे के जनरेटर हैं इसमें कॉइल को नहीं घुमाया जाता है, उसमें मैग्नेट्स को घुमाया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड आपके फ्लक्स रोटेशन की रेट वही रहने वाली है। यस और नो। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो बहुत ज्यादा नहीं है। कितने पेज छूट गए मेरे से? चलो ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, यहां तक यदि आपने सवाल पढ़ा तो आप बता सकते हो कौन से चैप्टर का सवाल है? नहीं, आगे बढ़ो। इज रोटेटेड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से आपको एक बात समझ में आने लगे कि ये मैग्नेटिज्म चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है। कहां का है अभी भले ही नहीं जानते हो, लेकिन बता सकते हैं कि है कहीं ना कहीं ऐसे ही। ऑफ 10 टेस्ला प्रोड्यूस बाय टू अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एट द स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो, हो सकता है कि ये आपसे वो साइकिल का व्हील वाला भी सवाल हो सकता था, लेकिन यहां पर उसने क्लियरली स्क्वायर कॉइल लिख दिया, मतलब ये उस चैप्टर का सवाल, सॉरी उस टॉपिक का सवाल नहीं है। भले चैप्टर सेम है ईएमआई। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। देखो, ये ईएमएफ इंड्यूस वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ गया कि यार ये कुछ भी हो, टॉपिक भले ही मैं अभी नहीं पहचान रहा हूं, मान लो मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन यार ये ईएमएफ इंड्यूस वर्ड तो आपको बता रहा है ना कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है। ईएमएफ इंड्यूस ये वर्ड क्या बता रहा है आपको कि मेरा ये जो सवाल है वो है अब आपका कौन से चैप्टर का? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ इंड्यूस की बात करिए तो आपके दिमाग में जितने फॉर्मूले आते हैं सबको लिख लो। जिन बच्चों को दिक्कत हो, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सवाल देख के आपको कैसे पता लग जाता है यही फॉर्मूला लगना है। और दूसरी बात ये पूछते हैं सर जब आप सवाल करवाते हो तो मैक्सिमम टाइम तो वही क्वेश्चन होते हैं जो उसी लेक्चर से, उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा है? तो आप जानते हैं कि मैं बीच बीच में पुराने टॉपिक के भी क्वेश्चंस करवाता हूं, लेकिन अभी आप सोचो कि अभी आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके सामने ये सवाल है, तो आपके दिमाग में ईएमएफ इंड्यूस को लेकर के कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं, पहले उनको सोचो। सोचो, लाइन से लिखो सारे फॉर्मूले, यही इट इज द की टू सक्सेस। लिख दिए? कौन कौन से लिखे आपने, चलो बताओ। सर एक तो लिख दिया ई बराबर डी फाई बाई डी टी, मैं बोला ओके वेरी गुड। सर फिर एक लिख दिया ई बराबर डी वाई डी टी, और फाई की वैल्यू लिख दी सर जी बी ए कॉस थीटा, मतलब ठीक है। और सर एक फॉर्मूला और हमें याद है, ई बराबर वीबीएल, जब एल लेंथ के कंडक्टर को ऐसे चलाया जाता है वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में। और सर हमें एक और फॉर्मूला याद है, ई बराबर होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, कॉइल के बारे में जब बात करते हैं। और कोई याद आ रहा है? और एक दो वो रिजल्ट वाले चलो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको याद भी आ गए। और एन बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी, अभी वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इतने सारा सवाल में डेटा है। अब डेटा क्या क्या दिया उसने, देखो तो एक तो दिया है एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसने पूछा है ई मैक्सिमम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 10 टेस्ला, और 50 रेडियन पर सेकंड, मतलब उसने दिया है ओमेगा 50। नंबर ऑफ टर्न्स तो दे ही नहीं रखे, नहीं दिए हैं तो भैया उसे 1 मान लो। और ई मैक्सिमम उसने पूछा है। अब बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला यहां लग जाएगा? ये नहीं लगेगा क्योंकि ये कंडक्टर के लिए है, ये रोटेटिंग व्हील के लिए है, यहां पर कॉइल आपकी स्क्वायर है। भले ही लगा भी लो तो उसमें रेडियस चाहिए थी, जो कि यहां पे एरिया दिया है, तो ये भी फेल।
डी बी ए कॉस थीटा। अब ये ही इक्वेशन से ये हमारे पास में बना है और ई मैक्सिमम पूछा है तो वो तो यही होता है। तो मैं सिंपल लिखूंगा भैया कि ई मैक्सिमम मेरे हिसाब से आएगा एन बी ए ओमेगा। ठीक है ना, तो ई मैक्सिमम एन है 1, बी है 10 है कि 20 है 10, एरिया 100 इंटू 10⁻⁻⁴ और ओमेगा है 50। सॉल्व कर लो, ई मैक्सिमम का आंसर आएगा 5 वोल्ट। खत्म सवाल। इतना चिंदी सवाल आता है इस टॉपिक पे, और इतना चिंदी सवाल आता है इस टॉपिक पे, और क्या बोलूं बताओ। लो सवाल। A wire loop is rotated in a magnetic field of frequency of change of direction of the induced EMF. Induced EMF की डायरेक्शन, जब हम एक वायर के लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, क्या यही कर रहे हैं एसी जनरेटर में? देखो, a wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF once per revolution, 2 times per revolution, 4 times per revolution, 6 times per revolution. क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? नहीं पता। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है आपका एरिया वेक्टर, इधर है अभी। अब सर, आपने कभी ईएमएफ की डायरेक्शन लिखवाना तो नहीं सिखाया, आपने ये जरूर सिखाया है, क्या आपने ये चीज जरूर सिखाई है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सिखाया है मैंने, ये बात तो मानते हो ना? हां सर, मान लेते हैं। अब देखो, जब ये कॉइल इनिशियली इस पोजीशन पे, तो यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां से ऐसे घूम रही है, तो मुझे बताओ फ्लक्स कम होगा या ज्यादा होगा? तो आपने कहा सर कम होगा। देखो, लॉजिकल सवाल है, मैं आंसर तो 2 मिनट में टिक करवा दूंगा। लो, ये रहा आंसर, खत्म। समझो कैसे आया, लॉजिक है, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकता। ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब देखो, पहले ये मानो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और अभी इस समय आपकी जो कॉइल है ये ऐसे है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है। अब धीरे धीरे ये कॉइल जो है ऐसे 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 होगी, तो भैया फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे होगा या नहीं होगा? आपने बोला हां सर। अच्छा, मेरे हाथ में किताबों को देख के ये मत ले लिया कर, नहीं तो समझना मत कि सर इसी बुक में से सवाल को लेके आ रहे हैं। मैं जानता हूं कई लोगों की बुद्धि इधर ही चलती, सर के पास कौन सी बुक है, वो हम भी खरीद लेते हैं। इससे कुछ नहीं होना, ये आपके लिए है ही नहीं ये बुक। ये जो बुक है वो आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, ये जेई की बुक है, जेई एडवांस लेवल के इसमें सवाल दिए गए, तो उसको लेकर के आप बैठो भी तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना, समझे? चलो, इधर जाने वाला फ्लक्स क्या हुआ? डिक्रीज। ओके, फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ को मारो गोली थोड़ी देर के लिए, फिर क्या होगा? इसमें आपका करंट इंड्यूस होगा, बोला होगा। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने बोला सर इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी आएगी? हमें क्या पता। इधर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो आपको इधर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब आप इसमें यदि ये वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हो तभी तो क्लॉकवाइज कहो या जो भी है, मेरे लिए तो ये क्या बन गई, एंटी क्लॉकवाइज, यदि मैं इधर से देख रहा हूं तो इधर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे यस और नो? फिर उसके बाद में फिर से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर ही होगी। इधर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उसको आपको क्या करना है? कम करना है। उसको जब आप कम करोगे तो इसमें जो इंड्यूस डायरेक्शन की जो करंट आएगी, जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? अपोजिट आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी?
एक काम करो, इतना भी दिमाग नहीं लग पा रहा है तो हम एक काम करते हैं। देखो ई की इक्वेशन क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है, मतलब हाँ। तो भैया साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये मतलब हाँ। एक बात होता है, ये चक्कर यहीं तक हुआ। देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार अपवर्ड है एक बार नीचे है, तो दो ही तो आएगा। दिमाग तो लगाना नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं इससे बताने जाऊंगा तो कई लोग है ना इसमें, एक तो क्या ना, ये 3D 2D में ये दिक्कत जरूर आती है, ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम। तो आप इससे समझो भाई सीधा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दो बार, एक चक्कर में दो बार हो गई ना, एक प्लस और एक बार माइनस, तो 2 टाइम्स पर रिवॉल्यूशन, खत्म। यस और नो, यस और नो। एक आध सवाल और होगा बेटा, इसको और कर लेते हैं। देखो भाई सवाल को पढ़ के देखो, इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी दिया है आपको 0.01 टेस्ला, अ सर्कुलर कॉइल, अब देखो इसमें सर्कुलर कॉइल दे रखी है, ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, एंड इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है 10 ओम, is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of magnetic field and which forms a diameter of the coil. If the coil rotates at 200 rpm, अरे ये क्या है, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है या ओमेगा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है एफ 200 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। इसे यदि मैं पर सेकंड में होना चाहिए, फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको ओमेगा मिलेगा, ये आता है आपको। द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस, तो भैया आई का एम्पलीट्यूड चाहिए। ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब आपको आई मैक्स चाहिए, ये चाहिए, जो क्या होगा बेसिकली ई मैक्सिमम अपॉन आर होगा। आर आपके पास में है तो आपको क्या चाहिए, ई मैक्स चाहिए। ई मैक्स कितना आएगा, ये आएगा एन बी ए ओमेगा। क्या सब कुछ दिया है क्या, बस देख लो और सॉल्व कर लो। एन दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं दिया है तो 1 मान लो। बी दिया है, हाँ। एरिया नहीं दिया तो रेडियस दिया भैया, एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा एफ दिया है, पुट करो सॉल्व करो, तो आई मैक्स जो आएगा एन बी ए ओमेगा अपॉन कैपिटल आर, जिसे मैं लिखूंगा एन बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं भैया, आई मैक्सिमम की कितनी आएगी, एन है 1, बी कितना था 0.01 था कि 0.1 था, 0.01 है। फिर रेडियस है पाई 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 पाई, तो पाई रहने देते हैं। रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओमेगा ये आएगा 2 पाई, और एफ कितनी आएगी भैया, फ्रीक्वेंसी। देखो भाई ये 200 आरपीएम दे रखी है, तो 200 बाई 60 आरपीएस हो जाएगा क्या, रोटेशन पर सेकेंड। एक मिनट में 200 है तो 60 से डिवाइड कर दो, 200/60, ये आएगा 200/60, और अपॉन में रेजिस्टेंस कितना था 10 या 20, लो भाई कैंसलेशन कर दो, बस अब खत्म कहानी। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, देखो पहले तो एक जीरो से जब काटेंगे तो ये पूरा काट दो स्क्वायर से, तो ये -2 बचेगा, ये 9 हो जाएगा फिर, है ना। एक और एक 2 जीरो से, एक और एक 2 जीरो को इसको काटो, पाई और पाई का स्क्वायर 10 होता है, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है क्या, तो इट एम्प्लाइज आई मैक्सिमम जो आ रहा है, ऑप्शन कैसे दिए, अच्छा मिली एम्पियर में दिए, फिर ठीक है। ओके देखो ये आएगा 0.1, पाई स्क्वायर तो ऑलरेडी जा सका, ये आएगा 9, ये आएगा 2 और ये आएगा 2, और अपॉन में ये आ रहा है 6।
एक कुछ ना कुछ गड़बड़ी और जरूर हो रही है, कुछ तो भी भूल रहे हैं। हाँ, इंटू 10⁻⁻2 यहां का। अब कैंसलेशन करना है तो 2 से काटो इसे 3 बार, 3 से काटो इसे 3 बार, तो कितना आएगा भाई? ये 0.1 और ये 3 दूना 6, सो यू आर गेटिंग 6 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। कैलकुलेशन है भाई यार। अब कैलकुलेशन में अब तुम ये सोचो कि मैं कैसे कर रहा हूं। ऐसा तो कोई नहीं है ना सर, बताओ जरा दोबारा काट के, कोई है क्या महानुभाव? भाई 1 इंटू 0.01 इंटू पाई इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर है, फिर ये 2 पाई है, ये 200/60 है, और ये रेजिस्टेंस 10 है। दोबारा करके देख लेना भाई। 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर इज द आंसर, जो कि यहां पर देखिए यही है 6 मिली एम्पियर। ठीक है, यस और नो? कोई डिफिकल्ट है क्या सवाल? मैक्सिमम चीजें जो पूछ सकता है एग्जामिनर वो यही है बेटा इसमें। कई लोग सोचोगे इसमें सर कोई हाई फंडू चीजें नहीं बताई आपने, इसमें कोई हाई फंडू चीजें नहीं बताई आपने। देखो यहां पर सवाल देखो, कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल्स आर अटैच्ड टू अ 100 टन कॉइल ऑफ एरिया दिस। आपको क्या दिया है? एक तो टोटल नंबर ऑफ टन्स दिए हैं, एक आपको एरिया दिया है 0.10। ये SQM का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ध्यान रखें। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एंड इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.01 टेस्ला, perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated? तो भैया आपसे Emax ही पूछ रहा है, जो कितना आएगा NBA ओमेगा, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हो NBA 2 पाई F। सही है, वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा धीरे धीरे। N है 100 मैग्नेटिक फील्ड, 0.01 एरिया 0.1 2 पाई, और ये कितना दे रखा है 0.5। काटा पीटी करो जरा सी यहां पर, देखो ये दोनों आपस में कटेंगे, 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1 आएगा, सो यू आर गेटिंग 0.1 इंटू 3.14। तो भैया जी यहां पर देख के बताओ मुझे, ई मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 0.314 वोल्ट, या फिर आपको आंसर में हो सकता है π/10 वोल्ट लिखा मिले। ये एग्जामिनर चालाकी खेल गया तो ये, नहीं तो इतना ही रहेगा भाई। अब देखो ये ऑप्शन तो यार आपको दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा ना, यस और नो, ठीक है ना? मुझे लगता है इसके बाद में समाप्त हो गया है, कुछ है ही नहीं, नहीं है कुछ भी। Nothing, and hence your chapter, today's lecture and everything is finished। यहां पर आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर समाप्त होता है, और ये जो एसी जनरेटर वाला पॉइंट है, जिस उसकी जो लास्ट इक्वेशन आई है, वहां से अगला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट की पहली इक्वेशन बनेगी, जहां से हमें आगे स्टडी करनी होती है। लेकिन इस चैप्टर को यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा, यहां पर इसकी सीमा समाप्त होती। ठीक है, कोई दिक्कत, कौनो प्रॉब्लम नहीं ना? कौनो प्रॉब्लम होत रही तो लेक्चर दोबारा देखे, देखबे करे, है ना? कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो मेहनत करते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट में मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो बोर्ड लिखने वाले हैं बच्चे, उनको एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वर्किंग वगैरह वो सब लिखनी रहती है।
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से E बराबर E मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा, ओमेगा के अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़े हुई हैं उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है भाई इसमें, सबसे आसान टॉपिक है और नीट आसान टॉपिक पे तवज्जो ज्यादा देती है। ठीक है, तो कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, तो तब तक के लिए